हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। स्वागत है आपका इस क्लास में। आज का अपना सेशन, प्रश्न काफी सारे हैं। जितनी क्लास चली आपको पता है अपनी, ये लगेगा कि घंटे में ठीक है, 2 घंटे बाकी प्रयास करेंगे 1-1.25 घंटे तक मुख्य मुख्य प्रश्न जो बोर्ड के द्वारा पूछे गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के जो भी प्रश्न अपने सामने आएंगे अपने व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला प्रश्न, राजस्थान में पाबू जी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। फिर आपके सामने बात लिखी हुई है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जो है पाबू जी को है। तो ऊंट पालक जाति का नाम रायका रेबारी। और अभी ना एक प्रश्न आया कि राजस्थान में ऊंट कितने प्रतिशत है भारत का। तो 84 पॉइंट समथिंग जो है, ये अभी पूछा गया था, ग्रेड सेकंड में प्रश्न पूछा गया था और ये 2025 में आया हुआ। तो पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और अब देखते हैं पाबू जी जो है किस किस देव रूप में पूजा होती है। पाबू जी का जन्म कोल्लूमंड में हुआ था, ठीक है। और पाबू जी देव रूप में अगर पूजा करें, ऊंटों के देवता हो गए, प्लेग रक्षक हो गए, गौ रक्षक हो गए, ठीक है, रेबारी और रायका जाति के देवता हो गए। पाबू जी का जन्म कोल्लूमंड में होता है। इनके पिता का नाम, अच्छा ये राठौड़ कुल से थे। मारवाड़ में जो है राव सिंहा और बाद में जाके राजा हुए हैं आस्थान के बेटे थे पाबू जी के। जो पिता थे धांधल जी राठौड़। आजकल इन देवताओं को आप जब भी पढ़ें, ये 4th ग्रेड से बाद, क्योंकि ये सभी के लिए है आर्ट एंड कल्चर, तो जिस देवता को पढ़े ना उस जगह के नाम से और जो उनका राजवंश है साथ में लगा दें, पाबू राठौड़ कोल्लूमंड, इस तरह से याद किया करें। और माता का नाम एक पत्नी, ये 3 चीजें पूछी जाती है। एक कमल है और एक फूलम है, ठीक है, दे लगता है ना। अब ये तो हो गया इनके बारे में सामान्य परिचय। अब आते हैं इस बात पे कि पाबू जी के बारे में क्या क्या चीजें हैं। पाबू जी के बारे में ये दोनों ही बातें सत्य हैं, जो यहां पर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। असल में क्या है पाबू जी के बारे में, पाबू जी की घोड़ी का नाम, अच्छा घोड़ी का नाम भी आ जाता है ना, देवल चारणी की जो घोड़ी थी केसर कालमी, जैसे तेजा जी की लीलन। केसर कालमी घोड़ी, ये घोड़ी किसकी थी? देवल चारणी की घोड़ी थी। क्या होता है, जायल नागौर में एक जगह पड़ती है, वहां के बहनोई थे पाबू जी के जो बहनोई थे जिंदराव खिंची, उन्होंने देवल चारणी की गायों को पकड़ लिया था। तो पाबू जी विवाह के मंडप पर बैठे हुए थे, 3 फेरे हो गए थे, चौथा फेरा चल रहा था, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 3.5 फेरे हुए, 3 फेरे मुकम्मल हो गए थे, तो चौथा फेरा हुआ ही नहीं। वो उठ खड़े हुए, देवल चारणी की घोड़ी ली केसर कालमी घोड़ी लेकर, और जिंदराव खिंची जो अपने बहनोई थे उनसे युद्ध किया गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया। देचू गांव जगह पड़ती है फलोदी में। कौन सा? देचू गांव फलोदी। देखो यहां पर तो एक ये मैराथन रूप में क्लास है, और इसमें फिर जो व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, जितनी चीजें भी याद आ रही है मैं आपको लिखाए जा रहा हूं। व्यवस्थित क्लासें ग्रेड 3rd की या जो भी आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और इनकी क्लासें जो है मैं व्यवस्थित क्लासें अपने जल्दी ही इनकी स्टार्ट कर दूंगा। तो एक बार तो आपको यहाँ जो नॉलेज मिल रहा है, बहुत सारे बच्चों के ये चीजें पढ़ी होंगी, जो नए बच्चे हैं उनके हो सकता है काम की हो। देचू गांव में फलोदी में क्या हुआ? युद्ध हुआ और गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए शहीद हो गए पाबू जी का मेला कहां भरेगा? पाबू जी का मेला भरेगा कोल्लूमंड में। पाबू जी का मुख्य मंदिर यहां है। इसके अलावा पाबू जी का एक मंदिर और पड़ता है आहड़ में, उदयपुर में। पाबू जी का एक और मंदिर कहां पड़ता है? आहड़ में पड़ता है। तो ये पाबू जी के बारे में सारी बातें जो है, दोनों बातें सत्य हो जाती हैं। इतनी बातें पाबू जी के बारे में आप याद रखेंगे। एक जो है पाबू जी की जो फड़ है, पाबू जी की फड़,
फड़ बांचते समय कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है किसके द्वारा? जो ये नायक जाति के भोपे, नायक भोपे जो है रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते हैं। पर पाबू जी के पावड़े जो हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ, एक है पाबू जी के पावड़े, ये वाद्य यंत्र कौन सा है? माठ यंत्र, माठ वाद्य यंत्र है। और ये नायक प्लस रेबारी, नायक प्लस रेबारी, नायक प्लस रेबारी दो जाति के लोग इनके पावड़े, पावड़े क्या है? पाबू जी की वीर गाथा। और फड़ आप जानते ही हैं, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़ जो है सबसे लंबी, देवनारायण जी की फड़ बाजते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और पाबू जी की फड़ और रामदेव जी की फड़ बाजते समय भी, रामदेव जी की फड़ बाजते समय भी क्या है? रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और डूंगर जी और जवाहर जी, डूंगर जी प्लस जवाहर जी की फड़ बांचते समय भी, इनकी फड़ बांचते समय भी रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और मैंने इसी के साथ आपको एक और यंत्र बताया, देव नारायण जी की फड़, जो कि सबसे लंबी फड़ है। देव नारायण जी की फड़ बांचते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वो बजाया जाता है जंतर। अभी मैं देखना आगे जो वाद्य यंत्र का प्रश्न आएगा वहां पर मैं आपको चुटकियों में जो है एक ट्रिक के साथ वाद्य यंत्र याद करवाऊंगा। पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रियासतों के शासकों ने, एक प्रश्न फिक्स है, जो आजकल जितने पेपर होते हैं वहां भाषा और बोलियों से संबंधित यानी कि राजस्थानी भाषा का प्रश्न पूछना ही पूछना है। इसके अलावा राजस्थान के साहित्य में जो ये शब्दावली होती है, साहित्यिक शब्दावली, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ये क्या कह रहा है? रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजय आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संजोकर। अब यहां शब्द आया शासकों ने, यानी कि ये कई राजाओं की, एक से अधिक, एक से ज्यादा राजा, मैं एक देसी तरीके से आपको समझाऊंगा, एक से ज्यादा की बात कर रहा है, यानी कि किसकी याद? पूरे राजवंश की बात कर रहा है। जब राजवंश का क्रमबद्ध इतिहास लिखने की बात आए, क्रमबद्ध इतिहास, अभी ना ग्रेड सेकंड में एक प्रश्न आया था, उसमें दिया गया था निम्न में से कौन सा साहित्यिक श्रेणी में, कौन सा पद्य श्रेणी में नहीं है, या गद्य श्रेणी में, गद्य श्रेणी में नहीं है, ऐसा पूछा था। और एक पद्य का दे दिया। गद्य पद्य समझते हो, इंग्लिश में प्रोज पोएट्री कहते हैं। पद्य होता है कविता वाला पार्ट, गद्य कविता वाला पार्ट नहीं है, दूसरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास जिसमें पूर्वजों की जानकारी मिलती है, ये सारी बातें हो, तो ये उत्तर होता है ख्यात। और इस प्रश्न का उत्तर भी ख्यात है, लेकिन ये ख्यात किसमें होगी? ये होगी भाई गद्य में। गद्य पद्य के भी आजकल प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर। तो ऐसा ही एक शब्द है रासो, मोहनोत नैणसीरी ख्यात। सबसे प्रसिद्ध ख्यात कौन सी है? मोहनोत नैणसी ने लिखी है, मोहनोत नैणसीरी ख्यात। अच्छा, असल में ख्यात है क्या? ख्याति, प्रसिद्धि, मतलब बढ़ा चढ़ा के राजवंश के बारे में उनकी प्रसिद्धि का इसमें अवलोकन किया जाता है। अब एक है रासो। रासो क्या है? वीर काव्य। वीर काव्य ये किस रूप में होगा? ये होगा पद्य में। किस में होगा? ये पद्य में लिखित होगा, यानी कि कविता होगी, पोएट्री होगी। पोएट्री जो जैसे वो है, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वहीं उछाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन जो चीजें दे, है ना। तो मैंने वो के वक्त की ये जरूरत संभल लो, तो मैंने वो स्टडी से संबंधित आपके लिए जो कविता पढ़ी थी पिछली क्लास में। तो इस तरह से क्या है कि ये कविताएं जो है वीर कविताएं। अब ये किसके बारे में होती है? ये एक घटना किसी युद्ध के बारे में भी हो सकती है, या क्या हो सकता है, एक राजा का वृतांत हो सकता है, एक राजा का वृतांत। आज तक आपने इनको बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आजकल ये प्रश्न मैं इनको भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न आजकल सीधा एक प्रश्न आएगा, आने वाले हर एग्जाम में आएगा।
तो इसमें तो राजवंश, कई राजाओं का इतिहास है और क्रमबद्ध है किसमें? गद्य में है, प्रोज है ये। और ये है पोएट्री रूप में क्या? रासो। चंद्रबरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। और एक बढ़िया रासो नरपति नाल्या ने लिखा था, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। अब बीसल देव रासो में किसका वर्णन है? चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ का, जिसकी उपाधि बीसल देव थी, और टोंक में बीसल देव बांध बना, जो कि सबसे बड़ी जो है सिंचाई परियोजना है। जैसे सबसे बड़ी वो बांध बीसल देव बांध। और सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जो जाखम बांध 81 मीटर। सॉरी, ये रासो हो गया। रासो पद्य में होगा, एक घटना, एक से ज्यादा राजाओं का वर्णन। अब एक बात आती है वात। वात में एक शब्द याद रखना, हुंकारा बरना। हुंकारा बरना ये तीनों रूप में होगा। ये गद्य में भी होगा, पद्य में भी होगा, और गद्य पद्य दोनों में। यानी कि जिसमें गद्य और पद्य दोनों का यूज हो, वो कौन सी शैली होती है? उस शैली को कहते हैं साहित्यिक दृष्टिकोण से चंपू शैली। यानी कि गद्य पद्य दोनों, तीनों में ये चलता है वात। अब वात क्या है? कहानी रूप में, कथा रूप में है। एक कहानी कहता रहेगा, कथा कहता रहेगा, दूसरा अच्छा, ठीक है, 4 साधु थे, जा रहे थे, अच्छा, वो हुंकारा भरते हुए वात। दाब वेत क्या है? दाब वेत गद्य में है, इतना याद रखना है। और इसमें है क्या? विशेषता क्या है? और इसकी विशेषता क्या है? और विशेषता यह है, इसमें उर्दू और फारसी के लफ्ज यूज किए जाते हैं दाब वेत में। वचनिका डिंगल में, राजस्थानी में होती है। और ये किस में होती है? वचनिका गद्य पद्य दोनों में होती है। किसी एक राजा के बारे में वर्णन, इसमें किसी एक घटना का वर्णन होता है। जैसे अचलदास खिंचीरी वचनिका, अचलदास खिंचीरी वचनिका है, तो इसमें एक पर्टिकुलर युद्ध का, राजा का वर्णन मिलेगा। देखो, रासो सिर्फ गद्य में है, किसी एक घटना और एक राजा का वृतांत है। वैसा ही आपको वचनिका में देखने को मिलेगा, लेकिन वचनिका गद्य और पद्य में चलती है। अब आप कहोगे सर हमें समझ नहीं आया, कैसे गद्य पद्य? आप ये देखो कि एक बंदा पोइट्री पढ़ रहा है, कहानी शुरू करेगा। जैसे कहानी शुरू करेगा कि एक बार बता रहा है, वृतांत बता रहा है कि उनके वो राजा जो है जंगल में, कैसे मान लो राणा प्रताप के बारे में आ जाए। राणा प्रताप जो है जंगल में, उन्होंने जो है अपने राजसी ठाट बाट को छोड़ के उन्होंने न झुकने की प्रतिज्ञा की, शपथ ली कि मैं जब तक मेरे राज्य को स्वतंत्र ना करवा लूं मुगलों से, तब तक मैं क्या है, ना किसी बेड पे सोऊंगा, ना अच्छे बर्तनों में भोजन करूंगा। तो ये स्टोरी चल रही है। और फिर एक सीन आया कि जंगल में कैसे उनके बेटे, वो बिल्लड़ा जो है रोटी छीन के ले जाता है, तो वहां एक पोएट्री आती है। तो वहां तक जब कहानी पहुंचेगी, गद्य रूप में चल रही है कहानी, वही क्या है, फिर जो सुनाने वाला है, तो फिर वो जो कविता आएगी कि कैसे उसने वो छीन लिया उससे तिनका, वो रोटी का टुकड़ा छीन के, और वो भूखा बैठा है अमर सिंह राठौड़, है ना। ऐसा समय उन्होंने देखा, राणा प्रताप के संघर्ष को सैल्यूट है। तो वो फिर वहां कवि क्या है, अपनी कविता गाएगा उस सीन को। फिर कविता पूरी होते ही आगे का सीन बोलने लग जाएगा कहानी रूप में। तो वो गद्य और पद्य, प्रसंग भी चलेगा और पोएट्री भी चलेगी। समझ गए? ये वचनिका। यहां वीर रस में सिर्फ कविता के माध्यम से। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आपने पूरा का पूरा ऑपरेशन कर दिया, और ये है ख्यात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भैया आज आपको ना। ये बोली बोली जाती है शेखावाटी। अब बात करते हैं वागड़ी। एक वागड़ी को भीली बोली कहा किसने? किसने कहा भीली? इसको भीली कहा भाई जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इसका मैं आधा ही नाम लिखूंगा, ग्रियर्सन।
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने वागड़ी को लिख कर कहा भीली। अब आप कहोगे सर ग्रियर्सन कौन था? इसने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रियर्सन ने एक बुक लिखी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस बुक में राजस्थानी भाषा को 5 भागों में, इस बुक में राजस्थानी भाषा का जिक्र किया गया। अच्छा, राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा हेतु सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द प्रयुक्त करने वाला, राजस्थानी शब्द यूज करने वाला बंदा कौन था? यूज करने वाला बंदा कौन था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 5 भागों में बांटता। वागड़ी बोली को इसने भीली बोली कहा था। अलवर भरतपुर के आसपास वाला हरियाणा से टच करता एरिया जिस पर ब्रिज भाषा का बहुत प्रभाव है, उस एरिया की बोली जो है मेवाती है। अब आती है मालवी। एमपी से टच करता जो इलाका है, एमपी से जो टच करता इलाका राजस्थान का, स्पेशली आप प्रतापगढ़ के उसके आसपास जा सकते हैं, उस तरफ वाली जो प्रतापगढ़ से ऊपर ऊपर वाले एरिया में, वो जो है बोली है मालवी। मालवी जो है इसकी 2 उपबोलियां हैं, एक तो रांगड़ी, एक है निमाड़ी। एक तो है रांगड़ी, एक है निमाड़ी। मालवी की 2 उपबोलियां, रांगड़ी और निमाड़ी। नीमाड़ी को नीमाड़ी खुद ही कह रही है भी मैं नहीं माड़ी, दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। ये कहती मैं किसी ने घट थोड़ा है, नी माड़ी मैं नहीं माड़ी। तो मालवी की 2 उपबोलियां रांगड़ी निमाड़ी। और राजस्थानी भाषा और बोलियों पे मेरी छोटी सी क्लास है, भाषा बोलियों का प्रश्न गलत नहीं होगा, ये दावा है, ट्रिकली बताया हुआ है बड़ा शानदार तरीके से। आप चैनल पर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपको मटेरियल ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर ले, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, टाटा बाय बाय बोल के आप जा सकते हैं अपने। तो अच्छा, बछावतों की हवेली कौन से शहर में स्थित है? चलिए इसका अपने इसकी सर्जरी करते हैं। देखो एक कितना बढ़िया तरीके से, एक ना मैं अभी आपको हर क्लास में सूजस में जो आए हुए सूजस में देखता हूं, सूजस से बताऊंगा। सूजस में कुल 662 हवेलियां जो चर्चित रही, उनके नाम नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा कि 662 हवेलियों को हम क्या करेंगे, उसमें उसके सार संभाल, साज सज्जा या कुछ भी अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में, तो वो शेखावटी की हवेलियां काफी चर्चित रही थी। फोटोज हैं, मैं अभी आपसे साझा करूंगा। एक बार इस प्रश्न पे चलते हैं। देखो चित्तौड़ में किसी हवेली का, इनमें किसी हवेली का जिक्र नहीं होता। यह सीधा सही प्रश्न पड़ा है कि इसका उत्तर है बीकानेर। बीकानेर शहर को 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है। 1000 हवेलियों का शहर, 1000 हवेलियों का शहर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए हवेलियों का शहर कौन सा है, हवेलियों का शहर है जैसलमेर, जिसमें आपने पटवों की प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध हवेलियों का जिक्र पढ़ा होगा। लेकिन भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हवेलियां कहां है? भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हवेलियां के लिए प्रसिद्ध वो है शेखावटी। शेखावटी में झुंझुनू की हवेलियां काफी प्रसिद्ध है भाई। झुंझुनू में नवलगढ़ वगैरह और यहां जो स्वर्ण नगरियां कहलाती है, वहां की हवेलियां काफी प्रसिद्ध है। अभी मैं आपको ढूंढ के बताता हूं, अगर मेरे पास पड़ी हो, ये पड़ी भाई, ठीक है, अपने पास ये किताब है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये किताब है राजस्थान सरकार की पत्रिका है सूजस। इसके अंदर इस तरह से मैं आपके सामने ही पढ़ूंगा, ये फोटोज है, आप अगर देख पा रहे होंगे, हवेलियों की फोटोज दी हुई हैं, ठीक है। ये वागड़ की गंगा माही का जिक्र है। इसमें गवर्नमेंट ने, थोड़ा सा पढ़ देता हूं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि राजस्थान की 662 हवेलियों को हेरिटेज हवेलियों के रूप में संरक्षण दिया जाएगा, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। शेखावटी में झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर। शेखावटी का तो आपको पता ही है कि ये एरिया आएगा, ठीक है। अब जो हवेलियां की फोटोज दी हुई हैं, इनके मैं नाम जरूर आपके सामने साझा करूंगा और लिखूंगा, ये आप जरूर याद कर लेना। वो सीधा पूछ सकता है कौन सी हवेली कहां है, आने वाले हर एग्जाम में। चलो जी, पहली अगर आपको पता हो तो आप बोलते रहे, लक्ष्मी नारायण लाडिया हवेली। पहली हवेली का नाम है लक्ष्मी नारायण लाडिया हवेली। अब मैं सीधा
ये कोई याद करके आपको सीधा लिखाता तो वो मजा नहीं आता। अब आप कहोगे सर के सामने फोटोज पड़ी हैं, उन हवेलियों का जिक्र तो सरकार की पत्रिका है तो पक्का आएगा। इस एक पत्रिका में से, ये जुलाई की है, जुलाई की पत्रिका में से करंट के इतने प्रश्न आए हैं, सेकंड ग्रेड वाले मुझे कहें, जो प्रश्न उनको आते नहीं ना, इस पत्रिका में बड़े बड़े प्रश्न, बहुत शानदार शानदार प्रश्न जो हैं, सीधे सीधे ये स्वच्छता वाली बात आ गई, शतरंज वाला जो प्रश्न आया था, ठीक है, ये खनिज वाला जो प्रश्न आया था, हील इन राजस्थान नीति में कौन सी कमेटी में नहीं है, यहां लिखा हुआ है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कार्यकारी समिति, मेडिकल सचिव जो होंगे वो अध्यक्षता करेंगे, तकनीकी डिपार्टमेंट की एक कमेटी, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं इसमें दी हुई है। दूसरी हवेली मोहनलाल सराफ हवेली, कौन सी? मोहनलाल सराफ हवेली, मोहनलाल सराफ हवेली, ठीक है, ये आ गई। तीसरी हवेली का इसमें जिक्र फोटो दी हुई है, मंडावा हवेली, ये तो चलो मंडावा याद रह जाएगी। चौखानी हवेली कौन सी है? तीसरी है चौखानी हवेली, चौखानी हवेली। अब ये हवेलियां कहां है? ये है झुंझुनू में, इस किताब में सीधा नाम दिया है झुंझुनू। अब एक शानदार हवेली आपको लिखा रहा हूं, ऐसी हवेली जिसमें 360 खिड़कियां हैं। कौन सी हवेली? ईसरदास मोदीरी हवेली, ईसरदास, ये भी यही है मोदीरी हवेली। इसकी विशेषता, सीधा प्रश्न आ सकता है, 360 खिड़कियों वाली हवेली, 360 खिड़कियां हैं, यही है ये भी, ठीक है, 360 खिड़कियां हैं। कन्हैयालाल बागलारी हवेली, ये हवेली का जिक्र आया है इन्होंने, जो गवर्नमेंट ने हाईलाइट की है, कन्हैयालाल बागला की हवेली, बागला की हवेली। ये हवेली कहां है? यहां चीज चेंज होने वाली है, यहां है भाई चूरू। कौन सा है? यहां आएगा आपका चूरू, ठीक है। इसके अलावा मान सिंह की हवेली, जो कि शीशम की चौकाठों से बनी है, कौन सी हवेली? मान सिंह की हवेली, मान सिंह की हवेली। मान सिंह नाम आते ही कई नए बच्चे जयपुर की ओर भागे। ये नवलगढ़ में है भाई, नवलगढ़ में, नवलगढ़ स्वर्ण नगरी जो है ना, नवलगढ़ में है। फिर आती है इसमें ना पोहारों की हवेली लिखा हुआ है, लेकिन है ये पोदारों की हवेली भाई। थोड़ा सा आप पोदारों या पोहारों की, ये बहुत फेमस है हवेली, पोहारों की हवेली। ये झुंझुनू में प्रॉपर जगह दी हुई है, महनसर, महनसर कहां जगह है? झुंझुनू में। ये झुंझुनू में है, इसका जिक्र इन्होंने किया है। इसकी विशेषता क्या है? यहां एक कमरे में सोने के अक्षरों से संपूर्ण रामायण का अंकन है। सोने के स्वर्ण अक्षरों में क्या है? स्वर्ण अक्षरों में, ये भैया हाईलाइट कर लेना आप, स्वर्ण अक्षरों में रामायण का अंकन है, रामायण का अंकन, ठीक है जी। राज बलदेव दाम, अच्छा लास्ट हवेली है अपने, राज बलदेव राम बिड़ला की हवेली, राज बलदेव राम बिड़ला की हवेली। ये कहां पर है? ये है पिलानी में। भाई ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आने वाले एग्जाम में हवेलियों में अगर एग्जामिनर गया तो इन प्रश्नों की और उसका जाने का मन होगा। देखो बड़ी शानदार शानदार ना, ये छल के बांध मैंने उस दिन आपको लिखवाया था, ये अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है अक्षय ऊर्जा में। ये सारा का सारा इन्होंने ये सोलर पार्क का जिक्र किया हुआ है भड़ला में, जो सबसे प्रसिद्ध पार्क विश्व में जाना गया है ना, भड़ला फलोदी में, उसका जिक्र किया है। भड़ला और नोक वाले का 1435 मेगावाट क्षमता के, बीकानेर के पूगल में 2245 मेगावाट क्षमता का जो है पार्क लगने जा रहा है, उनका जिक्र किया है इन्होंने, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है बीकानेर। अब ये मैं अपनी किताब जो है इसको रख देता हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी मनाई जाती है? अब ये दीवार पर एक चित्रण होता है और इसको प्रतीक माना जाता है, किसका? मां पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ये दशहरे के अवसर पर, दशहरा कब आता है? अश्विन माह में आता है, दीपावली से 20 दिन पहले। इस दिन किसकी पूजा की जाती है?
खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और क्या है, लीलटांस नामक पक्षी देखना शुभ माना जाता है। लीलटांस पक्षी देखना इस दिन शुभ माना जाता है। ये दशहरे के बारे में, ये सांझी जो है दीवारों पर बनाई जाती है एक ना संरचना। चलिए, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ किस से बना है? अब ये देखो, 9 मंजिला 122 फीट। अब इसके बारे में जितने तथ्य हैं वो अपने लिख देते हैं। एक घटना हुई भाई, उस घटना का नाम था सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर युद्ध कब होता है? 1437 में। किस किस के मध्य? राणा कुंभा मेवाड़ के और मालवा का राजा कौन है? मालवा का राजा है महमूद खिलजी प्रथम। इस बात को याद रखना। दोनों में युद्ध होगा 1437 में, सारंगपुर युद्ध। इस युद्ध में क्या है, राणा कुंभा जीत जाएंगे, राणा कुंभा की विजय होगी, महमूद खिलजी हार जाएगा, उसको 6 महीने बंदी बना के रखेंगे, फिर वापस छोड़ देंगे। और इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने ये चित्तौड़ दुर्ग में क्या है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अभी अभी एक ना प्रश्न आया था, चंपानेर की संधि। चंपानेर, क्योंकि इतिहास भी है आपके। चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में। 1456 में। और कौन था? एक तो मालवा वाला ही था, मालवा का कौन? महमूद। और एक था गुजरात का कौन? कुतुबुद्दीन। ये पूछा था आपके अभी कल कांस्टेबल का जो पेपर हुआ उसमें। आज वाला पेपर तो मैं नहीं देख पाया भाई, कांस्टेबल का कल पेपर हुआ, उसमें चंपानेर की संधि पूछी गई थी 1456 में जो हुई। अच्छा, आज तो नए प्रश्न, शायद 2-3 प्रश्न मुझे किसी ने भेजे थे, अब समय मिला तो मैं फोन में वो पढ़ूंगा, उनके उत्तर आपको बता दूंगा। प्रश्न मुझे याद नहीं तो, और टफ प्रश्न आए हैं अभी, इतिहास के टफ प्रश्न आए हैं वो। 1456 में ये पूछा था किस किस के मध्य हुई। ये असल में सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी हार गया था, तो महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन जो था इसका गुजरात का, इन दोनों ने सोचा कि हमारा दुश्मन एक ही है, क्योंकि यहां पर मेवाड़ है, यहां पर क्या है, मेवाड़ है, और इस तरफ मेवाड़ के मालवा है, इस तरफ मेवाड़ के गुजरात है। तो इन दोनों ने सोचा कि यार हमारा दुश्मन एक ही है, तो क्यों ना अपने संधि करें, चंपानेर में मिले और मिलकर आक्रमण करेंगे और फिर अपने क्या है, बांट लेंगे कुंभा का साम्राज्य। चंपानेर संधि के बाद बदनौर का युद्ध हुआ था। बदनौर युद्ध, दोनों भाग जाएंगे हारकर, बुरी तरह पीटा था कुंभा ने इनको। ठीक है, तो ये जो विजय स्तंभ बना, इस पे बात करते हैं। ये मिटा देता हूं ना अगली स्लाइड पे। और अच्छा, 9 मंजिल है और इसमें 122 फीट संरचना है। लाल व सफेद पत्थर से ये बना है, लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर से, बिल्कुल। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है। अल्लाह तो 9 बार लिखा है, लेकिन मंजिल कौन सी है? तीसरी है। इसमें कुल मंजिलें कितनी है? 9 मंजिलें हैं। इसकी हर मंजिल पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी है। कुंभा के आराध्य देव थे कौन? भगवान विष्णु। तो ये विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को। लेकिन हर मंजिल में मूर्तियां हैं, लेकिन 8वीं मंजिल जो है वो मूर्ति विहीन है। 8वीं मंजिल क्या है? मूर्ति विहीन है। आने वाले एग्जाम में 4th ग्रेड का तो पता नहीं, लेकिन यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विष्णु के अवतारों की मूर्तियां किस मंजिल पर है। विष्णु के अवतारों की मूर्तियां किस मंजिल पर है? वो है जी आपकी 7वीं मंजिल। 7वीं मंजिल पर है। चलो, फिर क्या होता है 1857 में? मेरे को लगता है, मेरे तो ना पता ही नहीं क्या रोग से लग गए हैं भाई, ये खांसी क्लास चलती आने लग जाती है। फिर कुछ बच्चे मुझे ना जो जानते हैं पर्सनली, सर आप दवाई ले लो, आपको पता नहीं क्या हो गया। 1857 में क्या हुआ,
बिजली गिरने के कारण इसकी 9वीं मंजिल जो है टूट गई थी, ऊपर से 9वीं मंजिल। ठीक है, तो इसकी 9वीं मंजिल का जो है स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। राजा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण। एक कमेंट करके आप लिखेंगे विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे, आर्किटेक्चर कौन थे इसके डिजाइन करने वाले विजय स्तंभ के, ये बात आप बताएंगे मुझे। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसका मतलब क्या है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यह भी प्रश्न आया है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर किसके बारे में है? ये क्लास लाइट चली गई ना भाई, क्लास वही बंद हो जाएगी। और मेरी मजबूरी है, हमारे पास कोई ज्यादा संसाधन है नहीं कि बड़े बड़े जनरेटर लगे हैं, और अपने तो तब तक अपने चला देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब ये बावड़ी आपको पता है कुएं बावड़ी है जिसमें सीढ़ियां होती हैं, तो ये कहते हैं कि तीज जो है ना, ये उस बावड़ी की तरह है, ये त्योहारों को सीढ़ियां दे रही हैं। इसके बाद त्योहारों की शुरुआत जो होती है, त्योहार जो है वो शुरू किससे होते हैं? त्योहार शुरू होते हैं किससे? तीज से होते हैं। तीज भी कौन सी? छोटूड़ी तीज, छोटी तीज। छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है? तीज तो छोटी है लेकिन बड़े शहर की प्रसिद्ध है, जयपुर की। जयपुर की प्रसिद्ध है। अच्छा, कब होती है ये? 6 से छोटी, 6 से श्रावण, और 6 से ही शुक्ल। 6 श्रावण, 6 शुक्ल, 6 तृतीय। 6 तृतीय नहीं है, तृतीय तो तैसे है। अच्छा, एक बात और, मैंने ये मेले और त्योहार करवाए और मैंने बोला था मेले त्योहार भूलोगे नहीं, मैंने सारा इस तरह से सेट करके। तो अब तीज छोटी, क्योंकि बड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है? बड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है? बड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये कहां की प्रसिद्ध है? ठीक है, ये प्रसिद्ध है भाई, ये तीज प्रसिद्ध है भाई बूंदी की। अलग क्या है? क्योंकि जहां तीज अपने छोटी श्रावण में मनाते हैं, यहां बूंदी वाले तीज कहां कब मनाते हैं? भाद्रपद को, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। अब मैंने ये सारे ना पहले जब वो मेले त्योहार की क्लास लगाई थी, तो कृष्ण और शुक्ल पक्ष को याद टेक्निकली तरीके से, और मैंने बताया था किस पक्ष में ज्यादातर बड़े त्योहार आते हैं, और लॉजिक बताया था कि क्यों आते हैं, शुक्ल में आते हैं या कृष्ण में आते हैं। गैस लगाना हो तो भी बड़ा आसान वे में वो तरीके बताए थे मैंने क्लास में, उसमें इसी पर अपने चैनल पर है। भाद्रपद बै से, भाद्रपद बै से बूंदी, कृष्ण और शुक्ल पक्ष में। देखो भगवान कृष्ण का नाम, कृष्ण हमेशा बड़े हैं, तो बड़ा पक्ष कहते हैं इसे। बै से भाद्रपद, बै से बूंदी, बै से बड़ा पक्ष। ठीक है, ये शुक्ल है, ये कृष्ण पक्ष है, ये श्रावण है, ये भाद्रपद है, तो ये भाद्रपद में आती है। अब बात आती थी किसकी? गणगौर का त्योहार। ये आपके लिए चलो दौड़ देते हैं भाई। वैशाख में क्या आती है? आखा तीज आती है। फाल्गुन में क्या आती है भाई? फाल्गुन में क्या होली आती है क्या? चलो जी, अब चलते हैं चैत्र में। गणगौर 18 दिन तक चलती है। कब? चैत्र में गणगौर 18 दिन तक, चैत्र में गणगौर जो है वो चलती है। ये इसमें भी आपको हो सकता है भाई कृष्ण प्रतिपदा से शुक्ला तृतीया तक 16 दिन भी मिल सकते हैं। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, अब प्रतिपदा लिखा है ना कहीं, एकम समझ लेना इसको, शुक्ल तृतीया तक, तो ये कुल जो है 15 दिन हो जाएंगे। और ये अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अभी क्लासें किताबें चल रही है ना बोर्ड की, उसमें ये दिया हुआ है इतने, तो इनको काउंट करते हैं तो 18 होते हैं, ये 16 दिन नहीं होते। अच्छा, चैत्र के महीने में गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? गणगौर सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर, तो गुलाबी गणगौर भाई प्रसिद्ध है आपके नाथ द्वारा की। ठीक है, फिर बात आता है बिना ईश्वर की, बिना गौरी की, बिना गौरी की गणगौर।
ये कहां की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर की प्रसिद्ध है भाई। कहां की? बीकानेर की। फिर आता है बिना ईसर के गवर, बिना ईसर के गणगौर। ये कहां की प्रसिद्ध है? ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अब है क्या? बिना गवर के, बिना गवरी या गवर के, ठीक है, और बिना ईसर के। ईसर भगवान शिव के लिए शब्द यहां प्रयुक्त हुआ है, और जो है गवर जो है ये शब्द मां पार्वती के लिए, मां पार्वती के लिए शब्द यूज हुआ है गवर। तो मतलब बीकानेर में सिर्फ ईसर की सवारी निकलेगी, मां पार्वती नहीं है। और जैसलमेर में जो है मां पार्वती की मतलब गवर की सवारी निकलेगी, पार्वती की गौरी की सवारी निकलेगी, वहां पर ईश्वर नहीं होंगे। लेकिन गणगौर में सवारी जो जयपुर की फेमस है, परंतु एक बात 10वीं की बुक में जो दी गई है वो मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा। वो बात है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड राजस्थान इतिहास के पिता, घोड़े वाले बाबा, एनल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जिसने बुक लिखी थी, इसने गणगौर की सवारी का वर्णन किया है। इसने तो इसने जिस गणगौर की सवारी का वर्णन किया है वो उदयपुर की गणगौर का वर्णन ये करता है, कि उदयपुर की गणगौर के बारे में ये बातें लिखता है भाई, ठीक है। और ये इतना सा याद रख लेना, ठीक है। तो ये चैत्र का महीना है। देखो यहां शिव और मां पार्वती की बात है, लेकिन जब आप गौरी पढ़ेंगे, गौरी का जिक्र आएगा, नाट्यों में भी आएगा, नृत्य भी है, क्योंकि गौरी लोक नाट्य है, वैसे नाट्यों का मेरु नाट्य है। और जब गौरी नाट्य होता है तो उसमें जो नृत्य किया जाता है वो गौरी नृत्य भी आ जाता है। तो गौरी नृत्य में आप जरूर याद रखें, गौरी जो है, गौरी जो नृत्य है या नाट्य है, वहां पर जो कथा चलती है ना, वो कथा शिव भस्मासुर की कथा है। वहां भी शिव के लिए अलग शब्द होगा और मां पार्वती के लिए अलग शब्द होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लीजिए। बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती है। नृत्य की ये शैली क्या कहलाती है? भवाई कहलाती है। ये कहां पर है? ये भाई उदयपुर में है। कहां पर? और उदयपुर में शंकरिया वगैरह वगैरह इसके अलग अलग नाम है। कौन करता है? स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, इस बात को याद रख लेना। दूसरी बात इसके बारे में याद रखोगे आप कि ये व्यावसायिक है भाई, व्यावसायिक नृत्य है। 13 ताली जो नृत्य किया जाता है बाबा रामदेव जी के उपासक जो करते हैं। कालबेलिया जिसको 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यूनेस्को विश्व धरोहर। एक केवलादेव जो है घना पक्षी अभयारण्य, केवलादेव, इसको 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1981 में। तो ये था